जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द रेवोल्यूशन बाय लिबरल्स। लिबरल्स के द्वारा रेवोल्यूशन कैसे हुआ 1848 में। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हंगर हार्डशिप के कारण पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ था, जो पॉपुलर रिवॉल्ट पुअर्स के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है, अब पॉपुलर रिवॉल्ट पुअर्स के द्वारा लीड किया गया था तो उसका आउटकम क्या हुआ कि फ्रांस फाइनली रिपब्लिक बन गया। जो नेशनल असेंबली है उसने प्रोक्लेम किया कि फाइनली फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गया है। 21 ईयर से जितने भी अडल्ट मेल हैं उनको सफरेज राइट भी मिल गया, राइट टू वर्क भी मिल गया। अब फ्रांस में किसी चीज की शुरुआत हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, अब आग लगी है तो दूसरी जगह तक फैलेगा। ठीक है, अब आग फैलते हुए कहां तक पहुंचेगी? जर्मनी तक पहुंचेगी, फिर इटली तक, फिर ब्रिटेन तक। देश धीरे धीरे देश यूनिफाइड होंगे, नेशन स्टेट बनेंगे। ठीक है, तो पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ पुअर का जो रिवॉल्ट हुआ उसी के पैरेलल इन 1848 अ रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास कौन? वो लिबरल। आपको याद होगा न्यू मिडिल क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन नया कमर्शियल क्लास इमर्ज हुआ। अब नया कमर्शियल क्लास कैसी सोसाइटी हो, किस तरह से सोसाइटी में चीजें चलनी चाहिए, इस बात पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। क्योंकि इनकी बेसिक नेसेसिटी जो है वो तो अब रही नहीं। जैसे लोगों की अगर बेसिक नेसेसिटी है रोटी कपड़ा मकान, तो उससे बाहर की बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लिबरल क्लास जो है अब कहीं ना कहीं पढ़ लिख चुका है, एजुकेशन मिल चुका है इसे। क्यों? क्योंकि व्यापार किया, पैसा आया, पैसा आने के बाद एजुकेशन लिया, तो ये नया जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास है। ठीक है, तो वो रेवोल्यूशन किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। लिबरल कौन? जिनका बिलीव है इंडिविजुअल राइट्स में, इक्वल राइट्स में, जो एरिस्टोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहते हैं, जो पार्लियामेंट चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर 1848 फ्रांस रिपब्लिक बन गया। अब ये जो है हवा दूसरी जगह तक जाएगा, क्योंकि फ्रांस एक बार छींकता है, व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द कोल्ड। ठीक है, आप कह सकते हैं इस बात को ऐसे भी, एक शेर से कोट करता हूं मैं, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो घर कई आएंगे जद में, लगेगी आग तो घर कई आएंगे जद में, यहां हमारा सिर्फ मकान थोड़ी है। यानी फ्रांस में अगर आग लगी है तो जर्मनी में भी लगेगा, इटली में भी लगेगा, और ऐसे ही देश यानी कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो इन फरवरी 1848 फ्रांस हैड ब्रॉट अब्लिगेशन ऑफ मोनार्क। फाइनली फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, मेल सफरेज राइट मिल जाता है। ठीक है, प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। मेल सफरेज मींस सिर्फ और सिर्फ मेल को ही सफरेज राइट मिला, वो भी कितने? 21 इयर्स एबव जो भी रहे उनको ये सफरेज राइट मिला। ठीक है, इन यूरोप इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट यस सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। अभी भी आप देखेंगे तो यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज जो है यूनिफाइड नहीं है, नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन फ्रांस अगर अब रिपब्लिक बन चुका है तो ये आइडियाज दूसरी जगह भी स्प्रेड होगा। ठीक, अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? किसका? जो फ्रांस में पॉपुलर रिवॉल्ट पुअर के द्वारा हुआ उसका इंपैक्ट, जब फ्रांस रिपब्लिक बना तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? मेन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनल यूनिफिकेशन। मेन एंड वुमेन ऑफ लिबरल क्लास, ठीक है, लिबरल मिडिल क्लास, आपको मैंने बार बार बताया लिबरल मिडिल क्लास, दोज हु बिलीव इन इंडिविजुअल इक्वल राइट्स फ्रीडम। ठीक है ना, फ्रीडम में जिनको बिलीव है, इक्वल राइट्स में जिनको बिलीव है, उन्होंने डिमांड क्या किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लाइए और नेशनल यूनिफिकेशन, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, डिमांडेड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एंड पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या उसमें हो? कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक संविधान हो। संविधान मींस संविधान, बराबर के लिए जो विधान बनाया जाए, यानी कि इक्वालिटी के लिए जो लॉस बनाए जाए उसके अकॉर्डिंग देश चलना चाहिए। फ्रीडम फॉर प्रेस, प्रेस को पूरी तरह से आजादी हो। क्यों आजादी की डिमांड करते हैं? क्योंकि वहां पे सेंसरशिप लगाया जाता था। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने की आजादी हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन यूनियन बनाना है तो फ्री है, आप बनाइए, ताकि आप एक एज एन प्रेशर ग्रुप एक्ट कर सके उस सरकार पे। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे केस ऑफ जर्मनी। जर्मनी में क्या हुआ? ठीक है, मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पर आर्टिसंस came together in the city of Frankfurt। जर्मनी के अंदर एक छोटा सा सिटी है फ्रैंकफर्ट, वहां सभी के सभी ये लोग इकट्ठे हुए। कौन लोग? मेंबर ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, प्रॉस्पर आर्टिसंस केम टुगेदर इन सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। किस लिए आए? क्या इनका ऑब्जेक्टिव था?
टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन असेंबली के लिए, और जर्मन नेशनल असेंबली के लिए इन्हें वोट करना था, ठीक है। ऑन 18 मई 1848 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू द टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर एक सेंट पॉल चर्च है जहां पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बिठाई गई थी। तो ये मेंबर्स जो हैं लिबरल मिडिल क्लास के जितने भी प्रोफेशनल हो गए, बिजनेसमैन हो गए, मेन वीमेन, सारे के सारे लोग अपना प्लेस लेने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुंच गए। क्यों पहुंचे थे? इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करना, ठीक है। तो जर्मन असेंबली को वोट करने में के पीछे इनका कुछ डिमांड था। क्या डिमांड था? दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्क सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। इस लाइन को आप शॉर्ट एंड समराइज में ऐसे कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की, क्योंकि लुई फिलिप के साथ फ्रांस ने क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो ये भी क्या चाहते थे? दे ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्क सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। अब से राजा जो है वो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट होगा, यानी कि राजा की जो पहले क्या होता था, मोनार्क क्या एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क होता था, ठीक। वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकता था, देयर इज नो रिस्ट्रेन ऑन देयर पावर, कोई लिमिट नहीं है। बट यहां पे क्या है कि अब राजा सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने की बात की। द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म्स फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑफ पर्शिया, ठीक है। उस समय पे राजा है आपके फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक। कौन है? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। एक नंबर में मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे कि उस समय पे पर्शियन किंगडम के जो है किंग कौन थे? तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। डिप्टीज ने इन्हें बताया कि देखिए जो लिबरल मिडिल क्लास है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आई है और इस तरह की बात कर रही है कि आप जो है अब से पार्लियामेंट के अधीन आइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन आइएगा, ठीक है। राजा ने कहा अच्छी बात है, उनकी डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मैं रिफ्यूज करता हूं। ही रिजेक्टेड एंड ज्वाइन अदर मोनार्क। उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, कहा चलो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और हमें जो करना है वो करेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कि मोनार्क जो इनका रिजेक्शन था, यानी कि जो इनकी डिमांड थी लिबरल मिडिल क्लास की, इसे रिफ्यूज किया और रिफ्यूज करने के बाद इन्होंने और अदर मोनार्क को ज्वाइन कर लिया टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। इलेक्टेड असेंबली कौन सी? ये 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो असेंबली थी, जर्मन नेशनल असेंबली, इसको अपोज करने के लिए इन्होंने और मोनार्क्स को अपने साथ मिला लिया। अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस पार्लियामेंट इरोडेड, ठीक है। अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, जो अपोज कर रहे थे एरिस्टोक्रेसी को और मिलिट्री जो इन्हें इनके साथ थी वो स्ट्रॉन्ग बनती गई, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ? सोशल बेसिस जो पार्लियामेंट था उसे खत्म कर दिया गया, एरोड कर दिया गया, ठीक। पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास, पार्लियामेंट जो है डोमिनेट कर रहा था मिडिल क्लास से, हु रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड लॉस्ट देयर सपोर्ट, ठीक है। पार्लियामेंट जो है मिडिल क्लास से डोमिनेट करता था। आप ऐसे समझ लो कि कभी आपने इस एग्जांपल से समझना कि आपके आसपास से अगर कोई इलेक्शन लड़ने जाए ना तो आप लोग ही उसे मना करते हो कि हाँ तुम इलेक्शन लड़ोगे, औकात है तुम्हारी। तो वैसे समझ लो ऐसा ये मिडिल क्लास के द्वारा पार्लियामेंट डोमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। बट ये लोग कहीं ना कहीं वर्कर और आर्टिशियंस की, जो इन्हीं से बिलोंग करते थे, थोड़ा सा लोअर क्लास कह लो, मिडिल क्लास से जो इन्हीं से बिलोंग करते थे, इनकी डिमांड को ये नहीं मानते थे, जिसके कारण क्या हुआ? लॉस देयर सपोर्ट, इन्होंने सपोर्ट खो दिया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड and the assembly was forced to disband। लास्ट में क्या होगा? राजा है, राजा के पास ताकत है, मिलिट्री है, पावर है, मिलिट्री को बुलाया गया ट्रूप्स को और इनका बोरिया बिस्तर लपेट के इन्हें धक्के मार के भगा दिया गया, फोर्स टू डिसबैंड, यानी कि पूरी तरह से असेंबली को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या रहा कि जर्मनी के केस में जो 18 में है 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के लिए फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को बोला, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इसे मना किया, मना करने के बाद इसे डिसबैंड कर दिया। एक सिंपल और शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस ओवरऑल सिचुएशन में विमेन का क्या कंडीशन है? महिलाएं भी गई थी अपना बोरिया बिस्तर लेकर के कि हमें भी पॉलिटिकल राइट मिलेगा। एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन वाज कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल क्यों? क्योंकि देखो इन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये तस्वीर दिख रही है आपको यहाँ पे जो लगी हुई है, विजिटर गैलरी में महिलाएं खड़ी हैं, देखिए क्यों है खड़ी पता है? इसलिए क्योंकि इन्हें एज एन गेस्ट के तौर पे देखने के लिए बुलाया गया कि सभा में होगा क्या क्या। आपने यूजुअली देखा होगा बारात वगैरह गुजरती है ना गली से, तो महिलाएं छत पर खड़ी होकर के देखती हैं छज्जे में से। वैसे सिर्फ और सिर्फ इस पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर महिलाओं को एज एन विजिटर गैलरी में खड़ा कर दिया गया गेस्ट के तौर पे कि आप देखिए क्या हो रहा है, ठीक।
ये नहीं है कि वुमेन ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हो तो क्लास 9 में, तो आपको पता चलेगा ओलंपिया डी गॉसेस के बारे में। वुमेन ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। Women participated actively in liberal movement in a large number, बहुत लार्ज नंबर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन, दे फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन, दे फाउंडेड न्यूज़पेपर, वो अपने पॉलिटिकल आइडियाज को डिस्कस करते थे, ठीक है ना। पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, जितनी भी मीटिंग्स गैदरिंग हुआ करती थी, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट वगैरह में, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह में पार्टिसिपेट किया करते थे, बट स्टिल इन्हें कहीं भी पॉलिटिकल राइट नहीं मिला। अब देखिए आगे, डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड फ्रॉम द सफरेज राइट, इसके बावजूद भी उन्हें सफरेज राइट नहीं मिला। उसका कारण क्या था सफरेज राइट ना मिलने का? आपको अच्छे से पता चला होगा कि विमेन्स को सिर्फ और सिर्फ विजिटर गैलरी में बुलाया गया था ऑब्जर्वर के तौर पे। विमेन वर admitted only as an observer to stand in the visitor gallery। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब विमेन भी गई थी तो इनको विजिटर गैलरी में सिर्फ और सिर्फ दर्शक के लिए बुलाया गया था। आप आकर के विजिटर के तौर पे वहां पे ऑब्जर्व कीजिए क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई द पॉलिटिकल राइट्स इज कंट्रोवर्शियल फॉर विमेन। क्यों था? आपको आई होप समझ में आया होगा कि वुमेन के पॉलिटिकल राइट को एक्सटेंड करने के बाद अभी भी स्टिल कंट्रोवर्शियल क्यों रहा। नाउ आउटकम्स ऑफ लिबरल रेवोल्यूशन। लिबरल्स ने ये जो रेवोल्यूशन किया, अभी तक आपने टॉपिक में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि जर्मनी के केस में क्या हुआ, जो लिबरल के द्वारा एक रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की बात की, ठीक है। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट करने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुंचे। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के सामने उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का, और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने डिनाई कर दिया। डिनाई करने के बाद आउटकम क्या रहा, ठीक है। क्या ये लिबरल्स का रेवोल्यूशन अटेम्प्ट जो इन्होंने किया था ये फेल रहा कि ये सक्सेस रहे? कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस द लिबरल मूवमेंट इन 1848, ठीक है। समहाउ जब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इनके डिमांड्स को रिफ्यूज किया तो बाकी मोनार्क्स के साथ उन्होंने अलाइज करके इस लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को सरप्रेस कर दिया, ठीक है। 1848 का ये लिबरल मूवमेंट तो सरप्रेस हो गया, बट एक चीज यहां पे गौर कीजिएगा, क्या हुआ? दे कुड नॉट रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर, यानी कि जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ है, कंजर्वेटिव रिजीम है, वो वापस से अपने आप को उस कंसोलिडेट वे में जैसे वो पहले अपने आप को एस्टेब्लिश किए थे वैसे नहीं कर पाए, ठीक है। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके अंदर भी एक थोड़ा सा डर था, फियर था कि फिर से एक रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। मोनार्क बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। इन्हें भी धीरे धीरे एहसास होने लगा, किनको? जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो मोनार्क हैं, कि बार बार ये रेवोल्यूशन होता रहता है। आप खुद देखिए कि कितनी बार रेवोल्यूशन हुआ। फ्रांस का एग्जांपल आप समझेंगे तो लुई 16 गए, लुई 16 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बाद वापस से वहां पे देखिए तो डायरेक्टरी रूल के बाद नेपोलियन के बाद फिर से कंजर्वेटिव रेजिम, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, लुई फिलिप के साथ फिर से लुई फिलिप हटे तो रिपब्लिक बना। तो ओवरऑल ये साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन चलता है, और साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन को मोनार्क ने ये समझा कि भाई अब ये साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन फिर हम रिप्रेस करते हैं, फिर हम अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, फिर रेवोल्यूशन, तो आखिर ये कब तक, ठीक है, कब थमेगा ये? तो इन्होंने क्या सोचा कि कुछ ना कुछ राइट्स जो है, पावर जो है शेयर कर दिए जाए, ग्रांट कर दिया जाए कंसेशन, किनको? लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को, ठीक है। लिबरल नेशनलिस्ट को जब ये ग्रांट करेंगे कभी कंसेशन यानी कि पावर को शेयर करेंगे, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इनके साथ चलेंगे। स्टेप क्या लिए गए, कौन से कंसेशन इनको ग्रांट किया गया? तो इन द इयर्स आफ्टर 1848 के ईयर के दौरान, ठीक, द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1850, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या हुआ है। 1815 से पहले किसका रूल था? नेपोलियन का, ठीक है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज को जब नेपोलियन इन्वेड किया था तो वहां पे बहुत सारे नेपोलियनिक कोड के थ्रू रिफॉर्म्स लाए थे, तो वहां पे लोगों ने फ्रीडम एंजॉय किया था। तो इन्हीं 1815 के पहले बिफोर जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर चेंजेस थे वो बिगेन टू इंट्रोड्यूस, इन्होंने मोनार्क ने जब ये रियलाइज किया तो ये स्टेप लिया कि भाई जो 1815 से पहले रिजीम में चीजें चल रही थी वही फिर से चेंजेस को लाया जाए, ताकि जो लिबरल नेशनलिस्ट है वो खुश होंगे तो रेवोल्यूशन नहीं होगा, और रेवोल्यूशन नहीं होगा तो हमें रिप्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेफ्रेडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड इन हैब्सबर्ग एम्पायर एंड रशिया। हैब्सबर्ग एम्पायर
ऑस्ट्रिया हंगरी को मिलकर के जो बना हुआ है हेर्सोग अंपायर उसके अंदर, और रशिया के अंदर सेफरडम यानी कि स्लेव की गुलामी व्यवस्था जो हुआ करती थी, और बॉन्डेज लेबर यानी बंधुआ मजदूरी, इसको खत्म कर दिया गया। ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। हंगेरियंस यानी हंगरी वाले रीजन में रहने वाले लोगों को थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा फ्रीडम दी गई। इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने जो रियलाइज किया था कि भाई बार बार रेवोल्यूशन ना हो, तो इन्हें दे दिया गया फ्रीडम। और फ्रीडम होने के कारण क्या होगा, कहीं भी रेवोल्यूशन फिर या किसी तरह का रिवॉल्ट या प्राइज नहीं होगा। तो ओवरऑल इस टॉपिक में हमने ये सारा कुछ जाना कि भाई इनका रिवॉल्ट, रेवोल्यूशनरीज के द्वारा जो ये रेवोल्यूशन किया गया, समवेयर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा। ये अलग बात है उसे रिप्रेस कर दिया गया, लेकिन रियलाइजेशन किनको हुआ, मोनार्क को, कि भाई इन्हें ग्रांटेड कुछ करना चाहिए कंसेशन, अदरवाइज फिर से रेवोल्यूशन होगा। तो लिबरल का जो रेवोल्यूशन रहा वो सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट वीडियो में जर्मनी किस तरह से यूनिफाई होगा, इटली किस तरह से यूनिफाई होगा, क्योंकि अभी हमने जर्मनी का केस पढ़ा है पूरा का पूरा कि जर्मनी में रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चीजें हुई। अब हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे डिटेल में। थैंक यू वेरी मच।